वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, मैं आज आपके सामने एक नई वीडियो सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ और ये वीडियो सीरीज़ हमारे धर्म की सही व्याख्या हो, हम अपने इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में जाने, उस तथ्यों को जिनको सही से प्रस्तुत नहीं किया गया उनको हम सही से समझ सके और हम आगे आने वाली पीढ़ियों को इन चीज़ों से अवगत करा सके। इसी उद्देश्य से ये वीडियो सीरीज़ मैं आज से शुरू कर रहा हूँ और जैसे जैसे हम इसमें आगे बढ़ेंगे, अलग अलग विषयों पर जो हमारे राष्ट्र से संबंधित है, जो हमारे इतिहास से संबंधित है, जो हमारे धर्म से संबंधित है, उन सभी मूल्यों का जिससे हमारा सरोकार है, जो हमारे जीवन का आधार है, उनकी हम एक एक करके वार्ता करेंगे। सबसे पहले मैं शुरुआत इस बात से करूंगा कि मेरे मन में ये सब कुछ विचार कैसे आया। मैं जब छोटा था, मुश्किल से 5वीं में पढ़ रहा होगा, उस समय जब घर में मुझे ये कहा जाता था कि सुबह शाम भगवान की पूजा करनी है, तो मैं देखता था कि भगवान के जो मंदिर बना हुआ है घर में, उसमें एक पुस्तक रखी हुई है और उस पुस्तक का नाम है श्रीमद् भगवत गीता। ये पुस्तक वहाँ रखी हुई है, रोज़ मैं पूजा करता हूँ और रोज़ उस पुस्तक को वहाँ पढ़ी हुई देखता हूँ। फिर मैंने एक बार सोचा कि वास्तव में ये क्या है, यहाँ रखी हुई है लेकिन इसको कोई हाथ भी नहीं लगा रहा है, इसमें ऐसा क्या लिखा हुआ है। जब ये पुस्तक यहाँ रखी गई है तो इसको यहीं पर क्यों रखा गया है। और इस एक कौतूहल के वजह से मैंने उस पुस्तक को खोला और फिर इसको मैंने पढ़ना शुरू किया। जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा तब मैं समझ पाया कि हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है। हम सही से जब किसी बात के बारे में समझना चाहते हैं तो उसके बारे में जब तक हम नहीं पढ़ते तब तक हम उसको सही से समझ नहीं सकते। आज हमारे धर्म की ये विडंबना है कि कई प्रकार से इसकी जो है दो धारणाएं बनाई गई है। बहुत सी ऐसी बातें, अनर्गल बातें जो हमारे शास्त्रों में कहीं लिखी हुई नहीं है और वो बताई जाती है। अगर हम सही से अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ ले तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में उस धर्म शास्त्रों में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। जो भी हमें व्यवहार में दिखाई देता है वह एक लोक व्यवहार है जो ये हो रहा है। जैसे हम बात करें जाति प्रथा की, तो जाति प्रथा जिस प्रकार से हमारे शास्त्रों में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, वो वर्ण व्यवस्था हमारे समाज की रचना के लिए बनाई गई थी ताकि हम सभी एक दूसरे से साहचर्य रखते हुए अपने जीवन यापन को कर सके और एक श्रम की जो कुशलता है वो प्राप्त करते हुए उसकी विशेषज्ञता हम हासिल कर सके ताकि उसका आगे जो है वो लाभ हो। और इस तरह से एक गांव का अगर हम ढांचा देखें तो उस गांव के अंदर विभिन्न जातियों के जो लोग रहते हैं वो आपस में एक दूसरे से इतने जुड़े हुए हैं क्योंकि हर एक का जो कार्य है वो अलग अलग है और जब उनका कार्य अलग अलग है तो उनको दूसरे किसी कार्य के लिए जो वो नहीं कर सकता है उसके लिए दूसरी व्यक्ति की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए ये जातियाँ अलगाव के लिए नहीं बनी थी, ये उनके आपस में साहचर्य के लिए बनी थी ताकि वो एक दूसरे के काम आ सके। और इसमें कोई मूल्य प्रणाली भी नहीं थी, मुद्रा उस समय थी नहीं, और जो श्रम का या जो सेवाओं का आदान प्रदान होता था उसी से उनका काम चल जाता था। इस तरह से पूरा गांव जो है वो अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। जैसे एक कुंभकार जो मिट्टी के बर्तन बनाता है वो किसी किसान को अपने बनाए हुए बर्तन देता था और बदले में उससे अनाज प्राप्त करता था। एक जो खाती जो लकड़ी का कार्य करने वाला है वो किसान के यहाँ जाकर के उसकी जो रहट होती है पानी सींचने की उसको ठीक करना है या उसकी बैलगाड़ी ठीक करना है या उसके हल ठीक करना है, वो इस तरह से वो उसके कार्य करता था और बदले में वो अनाज प्राप्त करता था। तो इस तरह से उनमें कहीं मुद्रा का विनिमय होता ही नहीं था, वो केवल वस्तुओं का या फिर सेवाओं का आदान प्रदान था।
और ये आज भी अगर हम देखें तो हमारे जो विवाह अनुष्ठान वगैरह होते हैं उसमें इस प्रकार से कुछ जाति के जो लोग होते हैं वो उस व्यक्ति जिसके घर में विवाह है उनसे वो बंधे हुए थे, उनके पीढ़ी के जो है वो होते हैं और वहाँ पे आकर के वो अपना सेवा कार्य करते हैं। तो ये ढांचा जो है वो इसलिए बनाया गया ताकि हम एक दूसरे के काम आ सके और इस तरह से पूरा गांव एक आत्मनिर्भर गांव होता था। आज हम जब कोरोना के इस दौर में रह रहे हैं और हम देख रहे हैं कि जब चारों तरफ लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के इस दौर में हमारी सारी व्यवस्थाएं ऐसा लग रहा है जैसे ठप सी हो गई है। और बहुत से लोग जो शहरों के अंदर श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हैं वो बिना किसी साधनों के पैदल जो है वो 1000-1500 किलोमीटर दूर की यात्रा करने के लिए विवश हो गए। ये सारी परिस्थितियाँ किस कारण से उत्पन्न हुई? क्योंकि हमने जो हमारा एक प्राचीन ढांचा था जिसमें गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर थे, उस ढांचे को जब तोड़ दिया गया और जब वो टूट गया तो उसके बाद में ये परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि गाँवों के अंदर न तो रोज़गार रहे न वो साधन रहे जो उनको आत्मनिर्भर बनाए हुए थे और इस तरह से वो ढांचा पूरी तरह से छिन भिन्न हो गया। इस तरह से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आज हमें फिर से अपने आप को अगर अपने स्वयं के गांव को, स्वयं को या फिर अपने राष्ट्र को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो वास्तव में हमें उस दौर की तरफ जाना होगा जब हम एक दूसरे से जुड़े। वास्तव में ये जातियाँ एक दूसरे को जोड़ने के लिए बनी हैं।